स्टार्ट कर देते हैं। हमारा बजटरी चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं अंडर दी हेडिंग मिसलेनियस। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 जैसा ही एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा गया है वैसे आपका ये स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर डीकेजी एंड कंपनी। हमारे पास है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे और 5 डेज पर वीक। ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉइज, एक्चुअली वर्किंग है 40 एम्प्लॉइज, एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क मतलब एक्चुअल आवर्स तो वर्ड इन्होंने यूज कर लिया बट साथ में एक्सपेक्टेशन भी लगा दी। बेसिकली इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एक्चुअल एम्प्लॉइज। देखिए 4 हफ्तों की बात है, हमारे पास एक्चुअल एम्प्लॉइज कितने हैं 40, 4 वीक्स के लिए काम कर रहे हैं और पर वीक वर्किंग आवर्स कितने हैं 8 इंटू 5 करके 40। चेक करना ये 6400 ही बन रहा है क्या? यस मैम। ठीक है। अब स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक, इसका मतलब है अगर हम अपने 50 एम्प्लॉयज जो कि मैक्सिमम एम्प्लॉयज है 50 एम्प्लॉयज के हिसाब से ये कैलकुलेशन करें तो 8000 आता है। तो 2 वर्ड आपको दे दिए, एक्चुअल एज एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड आवर्स अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एम्प्लॉयज, और स्टैंडर्ड एज एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड एज अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम एम्प्लॉयज। फिर एक्चुअल आवर्स वर्कड इन दी 4 वीक पीरियड, ये है असली में चीज एक्चुअल आवर्स। एंड स्टैंडर्ड आवर्स मतलब जिसे आप जानते हैं उसी आउटपुट के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 7000 आवर्स। द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक्स, दैट इज फाइन। सब कुछ हमारे पास एनीवे ये सारी इंफॉर्मेशन भी 4 वीक्स की ही है। इन दिस पीरियड देयर वाज वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट। वैसे हमने जो सोचना है 4 हफ्तों के बारे में सोचना है बट इसमें से एक दिन की हमको पड़ गई थी छुट्टी। कैलकुलेट दी फॉलोइंग रेशियोज जी 1 by 1। आप पहले एफिशिएंसी रेशियो की बात करें। व्हाट डू वी मीन बाय एफिशिएंसी रेशियो एंड इसका फॉर्मूला क्या था, क्या मुझे कोई बताना चाहेगा? Standard hours upon actual hours. Standard hours upon actual hours. स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। बेसिकली एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मतलब एफिशिएंसी में रेशियो निकालना चाह रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि उसी एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने आवर्स सोचे गए थे जिसको हम स्टैंडर्ड आवर्स बोलते हैं, उसका कंपैरिजन विद एक्चुअल आवर्स की वही एक्चुअल आउटपुट कितने आवर्स में हमने असली में बनाया। तो एफिशिएंसी रेशियो इज स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। बिल्कुल ठीक बताया आपने मुझे फॉर्मूला। स्टैंडर्ड आवर्स है 7000 और एक्चुअल आवर्स है 6000, तो ये आ गया मेरे पास 116.67%। ठीक। सेकंड एक्टिविटी रेशियो, किसी को मालूम है एक्टिविटी रेशियो, याद है कुछ? एक्टिविटी रेशियो एनीवन? Standard hours upon budgeted hours. स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स, बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स बेसिकली जैसे वॉल्यूम वेरिएंस होती है ना, वहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आया एक्टिविटी रेशियो का। स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। जी स्टैंडर्ड आवर्स तो चलो मेरे पास है, कितने हैं 7000। अब बजटेड आवर्स कौन से रखें? देखिए बजट एक तरीके से एस्टिमेट है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं 40, वैसे मैं टोटल 50 एम्प्लॉयज हायर कर सकती हूँ। बट इफ आई एम मेकिंग माई बजट इन एडवांस, मैं अपने दिमाग में कौन से आवर्स सोच के चलूंगी, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एम्प्लॉयज हायर्ड या एम्प्लॉयज दैट कुड बी हायर्ड। एक बार आप ध्यान से सोचिए, मुझे अपना बजट बनाना है कि इतने मेरे वर्किंग आवर्स एक्सपेक्टेड है, तो मैं अपने वर्किंग आवर्स एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एम्प्लॉयज हायर्ड सोचूं
या अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज दैट कुड बी पॉसिबली हायर्ड, उसके हिसाब से सोचूं? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? That could be possible hired. दैट कुड बी पॉसिबली हायर्ड, सभी का यही कहना है? मैम एक्चुअली हायर्ड। एक्चुअली हायर्ड देखिए स्टैंडर्ड नहीं बन जाएगा। वो नहीं, स्टैंडर्ड तो होगा कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कितने आवर्स में बनना चाहिए था, वो स्टैंडर्ड इज ऑलवेज सेट अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट। मुझे चाहिए बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट। बजटेड आवर्स की पूरा नाम है बजटेड आउटपुट, बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट। अब बजटेड आउटपुट के बारे में सोचो, मैंने एस्टिमेट कर लिया कि 1000 यूनिट्स है, इस क्वेश्चन में कोई यूनिट्स का डेटा नहीं है, लेट अस से 1000 यूनिट्स का हमारा बजट बन रहा है, राइट? अब मेरा बजट क्या कहता है, ये 1000 यूनिट को बनाने वाले कितने एम्प्लॉयज हैं? आपके सोचते हैं कि जो असली में एम्प्लॉयज हमने रखे हुए हैं 40 या जो बना सकते हैं 50? मैं अपना बजट आउटपुट किस हिसाब से सेट करूंगी? जो मैंने असली में लोग हायर किए हुए हैं या हायर कर सकते हैं? अब फिर से सोचो एक बार, अगर मैंने जो किए हुए हैं, जो मैंने एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं, उसी के हिसाब से मैं बजटेड आउटपुट सोचूंगी कि यही 40 लोग जो हैं ये बना सकते हैं 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स बना सकते हैं तो 1000 यूनिट्स के हिसाब से बजटेड आवर्स निकले होंगे। ये 50 अलग चीज है, ये है कि मेरे पास एक, मैं चाहूं कल को तो मैं एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा हायर कर सकती हूँ, बट राइट नाउ मेरी सिचुएशन क्या है, असली में तो मेरे पास 40 एम्प्लॉयज हैं, तो जो बजट बनाया जाएगा वो 40 एम्प्लॉयज के हिसाब से ही बनाया जा रहा है, ठीक? तो मेरे बजटेड आवर्स वही होंगे विच आर अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एम्प्लॉयज, यानी कि बजटेड आवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल एम्प्लॉयज कितने हैं? 6400 ना, तो आपने यहाँ पर 6400 रखना, क्योंकि मेरा बजट एक्चुअल एम्प्लॉयज के हिसाब से बना। हाँ जी, कितना आ रहा है ये? 109.375। 109.375%, ठीक है मैम ये 100 के ऊपर होता है तो फेवरेबल होता है ना? हाँ जी, अगर कोई रेशो है वो हमारे पास अगर 100 प्लस आ रही है मतलब वेरिएंस फेवरेबल है। हाँ जी। थर्ड, कैलेंडर रेशो। जी कैलेंडर रेशो हमने पहले कभी नहीं देखी, बट कैलेंडर वेरिएंस तो देखी है। कैलेंडर वेरिएंस क्या होती है? एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। एक्चुअल डेज और बजटेड डेज का कंपैरिजन। अब ये तो है एक्चुअल डेज एंड बजटेड डेज। अगर आपको ये फॉर्मूला, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक्चुअल डेज ही न्यूमरेटर में आएगा और बजटेड डेज ही डिनोमिनेटर में आएगा, तो बेशक फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचो, ऐसे ही सोच के बताओ व्हाट आर माय बजटेड डेज, व्हाट आर माय बजटेड डेज। देखिए पूरा बजट बनाया जा रहा है फॉर 4 वीक्स का, 4 वीक्स का, और इन्होंने पहली डिटेल में बोल दिया पर वीक देयर आर 5 डेज, यानी कि बजट पीरियड इज ऑफ 20 डेज, राइट? ऑल्सो देयर इज वन स्पेशल डे हॉलीडे इन्होंने बोल दिया, यानी कि असली में तो काम 19 डेज के लिए हुआ था। तो एक बारी कैलेंडर रेशो हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 95%। So if you know that actual days are 19 and budgeted days are 20, you would know कि कैलेंडर रेशो जो आएगी वो 100 से नीचे ही आएगी, और 100 से नीचे तभी आएगी जब आप 19 को न्यूमरेटर में और 20 को डिनोमिनेटर में रखोगे तभी, ठीक है? तो अगर आपको ये श्योर नहीं है कि फॉर्मूला के हिसाब से क्या न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर, एक बार जरा सोचो आंसर 100 प्लस आना चाहिए या 100 से नीचे आना चाहिए, उस हिसाब से सोच लिया करो, ठीक है जी। फोर्थ, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दो चीजें हैं मेरे पास एक वर्ड है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब 100% पॉसिबल कैपेसिटी, 100% पॉसिबल कैपेसिटी। जी ये क्या है, ये कितने आवर्स हैं? कैपेसिटी आवर्स मतलब मैं कितने आवर्स मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू, बजट के हिसाब से। आई मीन एस्टिमेटेड कितने आवर्स पॉसिबल है मैक्सिमम? 8000। बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि बिल्कुल अगर हम 100% अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट करें तो कितने घंटे काम हो सकता है? 8000। 100% पर ऑपरेट करें यानी कि 50 लोग हायर करेंगे अकॉर्डिंग टू 50 एम्प्लॉइज।
पर मेरे जो बजटेड आवर्स है, जो मैंने अपना बजट बनाया है, वो मैंने 40 एम्प्लॉइज के दिमाग में रख के ही बनाया हुआ है। मतलब मेरा बजट ऑलरेडी बात कर रहा था कि 100% कैपेसिटी पर नहीं ऑपरेट करने वाले। बजट ने पहले ये चीज बोल दी थी। आपने फॉर दैट मैटर बजटरी कंट्रोल चैप्टर में देख ही लिया। बजट ऐसे बोला जाता था ना कि प्रिपेयर द बजट एट 85%, प्रिपेयर द बजट एट 70%। तो पॉसिबल है कि वैसे मैं काम करने को 8000 आवर्स पे कर सकती हूँ, बट मैंने जो एडवांस में सोचा हुआ है वो हमेशा जबरदस्ती नहीं होती है कि बजट हमेशा 100% के लिए बनता है। बजट किसी और कैपेसिटी लेवल के लिए भी बन सकता है, राइट? तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मेरा बजट तो लेस देन 100% कैपेसिटी की बात कर रहा था। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। स्टैंडर्ड वर्ड से हमारा मतलब होता है एस्टिमेट। तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी यूसेज हमारी कितनी है? एस्टिमेटेड कैपेसिटी यूसेज, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इनटू 100। कहने का मतलब मेरा एस्टिमेट कितना था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहती है 8000 आवर्स, और मेरा एस्टिमेट कहता था, मेरा बजट कहता था 6400 आवर्स की बात यूज करने का। तो मेरा बजट कौन से कैपेसिटी लेवल के लिए बन रहा है? 80%। 80%. तो एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, स्टैंडर्ड मतलब एस्टिमेट। तो एस्टिमेट कितना है मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स के यूसेज का? हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स पूरे पूरे तो नहीं लगने पाए, 80% पर ही हम काम करेंगे क्योंकि हमने एम्प्लॉइज कम हायर किए हुए हैं। ठीक है, अब एक बारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ें, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो। अब ध्यान से देखिए, कैपेसिटी मतलब अगेन मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स में से असली में मैंने कितने यूज किए, असली में कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो। कैपेसिटी मतलब हमारे पास मैक्सिमम जो पॉसिबल आवर्स है 8000, उसमें से कितना परसेंट असली की यूटिलाइजेशन है। तो क्या फॉर्मूला गेस करना चाहेंगे, क्या होगा इसका? एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स मल्टीप्लाई 100। बिल्कुल, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इनटू 100। तो एक्चुअल आवर्स आपके पास कितने हैं? 6000, मैक्सिमम पॉसिबल है 8000 इनटू 100, ये कितना आ गया? 75%। 75%. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आप ना अपने पास यहाँ पर लिख भी सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, हम इसको बोल रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स। जो क्वेश्चन की ये वर्डिंग्स तो अलग है ना। सो दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। और ये आप अभी बुक में लिख रहे हैं, बट ऑब्वियसली एग्जाम में ये थोड़े ना क्वेश्चन पेपर में लिख देंगे। तो यू हैव टू टेल इन द आंसर शीट दैट मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम कैपेसिटी एम्प्लॉइज है तो 8000 है। ऐसे ही ये बजटेड आवर्स। सो यू विल हैव टू प्रेजेंट इट इन एग्जाम कि जो क्वेश्चन जिसे बोल रहा है 6400 वो हमारी लैंग्वेज में बजटेड आवर्स बन गए हैं। तो बेशक आप कॉपी में भी इस चीज को लिख सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम कैपेसिटी एम्प्लॉइज है 8000 एंड बजटेड आवर्स अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एम्प्लॉइज है 6400। ठीक, बाकी स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स तो गिवन ही है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती सेपरेटली। सिक्स्थ रिक्वायरमेंट, अब फिर से जरा केयरफुली वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। मेरा बजट कितने आवर्स के लिए बन रहा है? मेरा बजट कितने आवर्स के लिए बन रहा है बताओ? 6400। तो बजट देखो, खाली वर्ड कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, बजटेड कैपेसिटी मतलब बजटेड आवर्स।
तो बजटेड आवर्स की एक्चुअल यूसेज क्या है वो हमको परसेंटेज बताना है. सो एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको क्या लगता है? एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स. बिल्कुल. Divided by budget hours. एक्चुअल आवर्स है मेरे पास 6000, बजटेड आवर्स है 6400. आंसर कितना आ गया? 93.75. ठीक है. और इसी चीज को आप प्यार से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन सी रेशो बोलते थे? कैपेसिटी रेशो. उधर क्योंकि ना हमको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आई ना कि कैपेसिटी और बजटेड कैपेसिटी दो अलग वर्ड्स हो सकते हैं, दो अलग चीजें हो सकती है. वहां पे ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आई थी, तो हमने सिंपल सा वहां पे नाम रखा हुआ था क्या? कैपेसिटी रेशो. बट इधर थोड़ा सा हमको प्रॉपरली देखना पड़ेगा. हम बोल कौन सी कैपेसिटी? दो कैपेसिटी हो गई, बजटेड कैपेसिटी या मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22. सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का पूछा गया है. आपको अभी तो क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल टेस्ट देने से पहले या एग्जाम में जाने से पहले इन फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज जरूर करके जाइएगा. साइड में आप कहीं पर लिख सकते हैं समरी, जहां पे भी अगर आप अपनी तरफ से कोई समरीज वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें आप ये रेशोज भी डाल देना. ठीक, ओके. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22. किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज बता दें. मैम ये लास्ट बार एक बार फिर से बताना. हाँ जी. नाम क्या है? एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो. बजटेड कैपेसिटी. नाउ एक वर्ड होता है जी कैपेसिटी और एक वर्ड है बजटेड कैपेसिटी. खाली वर्ड कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी. और बजटेड कैपेसिटी मतलब बजट जिस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर रहा था. मेरा बजट तो कितने आवर्स के लिए बना हुआ है? 6400 आवर्स के लिए. वैसे मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी है 8000. नहीं, हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल है 8000, पर मेरा बजट जो है वो तो 6400 आवर्स की यूटिलाइजेशन की बात कर रहा था ना. तो बजटेड कैपेसिटी इज 6400. नाउ रेशो का क्या है? एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी. यानी कि इस 6400 का कितना परसेंट असली में यूटिलाइज्ड है. तो असली में मैंने काम किया 6000 आवर्स के लिए, तो इस 6400 का 93.75 ही असली में यूटिलाइज्ड है. ओके मैम. हाँ जी. और किसी को कोई दिक्कत इन क्वेश्चन नंबर 22? नो मैम. चलिए लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन सिलेबस का. क्वेश्चन नंबर 21. TQM Limited has furnished the following information for the month ending 30th June 2014. हमारे पास है मास्टर बजट और एक्चुअल, और दोनों को कंपेयर करके वेरिएंस निकाली हुई है. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, मास्टर बजट 80,000 और एक्चुअल में 72,000. तो बजटेड इंफॉर्मेशन है फॉर 80,000 आउटपुट और एक्चुअल इंफॉर्मेशन है 72,000. इस वेरिएंस का कोई मतलब नहीं है. नाम क्वेश्चन में देने को वेरिएंस बोल दिया है, बट क्या मैं बोल दूं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस वाकई 6400 फेवरेबल है? क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते. बिकॉज ये तो बजट और एक्चुअल का कंपैरिजन हो गया. मुझे बीच में खुद से स्टैंडर्ड इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. सो दिस इज 6400 फेवरेबल इज नॉट द ट्रू वेरिएंस, राइट? बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल का ये एस्टिमेट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 80,000 यूनिट्स और ये एक्चुअल रिजल्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 72,000. कंपेरेबल नहीं है ये. स्टिल इन्होंने कुछ ऐसे दे दी धक्के की वेरिएंस, कोई बात नहीं. तो क्या है हमारे पास? सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड. तो चारों खर्चों को ऐड करके टोटल कॉस्ट भी बताया हुआ है. ऑलराइट. स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज. डायरेक्ट मटेरियल 1 kg at the rate of 1 per kg. ओके. डायरेक्ट वेजेस 1 hour at the rate of 1.5. ठीक है. एंड वेरिएबल ओवरहेड्स 1 hour at the rate of 0.5. ठीक है. Actual results for the month showed that 78,400 kg of material were used and 70,400 labor hours were recorded. ठीक है. ये कुछ actual information दे दी. Requirement में prepare flexible budget for the month and compare with the actual results. तो सिर्फ फर्स्ट रिक्वायरमेंट पर कॉन्सेंट्रेट रखें अपने आप को. फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा कि हमारा जो ये बजट बना हुआ है ये तो 80,000 के लिए बना हुआ है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है
एक्चुअल आउटपुट 72,000 के हिसाब से, कि मेरा बजट अगर 72,000 आउटपुट के हिसाब से बनता तो कैसा दिखता, और फिर उसको इन एक्चुअल चीजों के साथ कंपेयर करके फिर हमको अपना रिजल्ट बताना था, यानी कि फिर हमको ट्रू सेंस में वेरिएंस हम फाइंड आउट कर सकते थे। देखिए जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, फ्लेक्सिबल बजट। पर्टिकुलर्स, मेरा अगर बजट बन रहा है 72,000 यूनिट्स के लिए और एक्चुअल भी मेरे पास रिजल्ट 72,000 यूनिट्स का है, और फिर मैं बता सकती हूँ वेरिएंस। ठीक है, सबसे पहले लिखे सेल्स। सेल्स जी, मास्टर बजट ने सेल्स बोली थी 3,20,000 रुपीज, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय वो थी 80,000 यूनिट्स की सेल्स। अगर मुझे 72,000 यूनिट्स की सेल्स प्रेडिक्ट करनी है तो व्हाट इज द वैल्यू, बताना प्लीज। 288 2,88,000 और एक्चुअल सेल्स आपके पास गिवन है 2,80,000। मुझे बताओ जो ये वेरिएंस आ रही है, कितनी वेरिएंस आ रही है प्रॉपर विद एडवर्स एंड फेवरेबल साइन, कितनी वेरिएंस है ये? 8,000 adverse. 8,000 एडवर्स, क्योंकि एक्चुअल सेल वैल्यू बजटेड सेल वैल्यू से कम है तो एडवर्स वेरिएंस ही है। ठीक है, अब ये 8,000 एडवर्स क्या वेरिएंस है, इसका क्या नाम है, अभी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाने से मतलब है। तो अभी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे तो 9 जाए, माइनस कॉस्ट्स, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल बजट था 80,000 का, $72,000 असली में खर्चा हुआ 73,600, तो वेरिएंस कितनी आ गई? 1600 adverse 1600 एडवर्स। देन डायरेक्ट वेजेस, मैम जो नीचे स्टैंडर्ड कॉस्ट की दे रखी है इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड की, इसका क्या करेंगे, इसमें नहीं यूज होंगे? इसमें ये सेकंड रिक्वायरमेंट में काम में आएगी। सेकंड रिक्वायरमेंट आपसे वेरिएंसेस पूछ लिया ना, उसके काम में आएगी। ओके। डायरेक्ट वेजेस, बजट कह रहा था अगर 80,000 का बजट है तो खर्चा है 1,20,000, तो 72,000 के हिसाब से ये अमाउंट कितनी आ रही है? 1,08,000 1,08,000। और असली में ये खर्चा कितना था? 104800, तो वेरिएंस कितनी आ रही है? 200 favorable 3200 फेवरेबल। ठीक है जी। वेरिएबल ओवरहेड, $40,000 और 80,000, तो 72,000 के लिए 36,000, 36,000 तो वेरिएंस आ गई। 1,600 हाँ जी। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में मुझे बताएं। 80,000 के लिए बजट कह रहा था, फिक्स्ड ओवरहेड 40,000, क्या लिखेंगे यहाँ पर 72,000 में? क्या इसे भी 40,000 40,000 40,000 ही लिखेंगे जी। बजटिंग चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट था कि फिक्स्ड ओवरहेड तो जो होते हैं सो होते हैं। अगर 80,000 यूनिट्स के लिए बजट बोल रहा था फिक्स खर्चा 40,000, तो अभी भी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 40,000 ही है। ठीक है, चाहे आपने आउटपुट रिवाइज कर दिया, बट आउटपुट के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड थोड़ी ना बदलते हैं। तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मत खो देना कि इसको भी आप कन्वर्ट करते रहो। जी नहीं, जी नहीं, बजट ये बात कभी नहीं बोलेगा। हाँ जी, तो ये कितना आ रहा है? 800 800 एडवर्स। favorable फेवरेबल। फेवरेबल है जी, फेवरेबल है। अब टोटल, आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट को नाम दीजिएगा बी, चारों खर्चों का टोटल कर दें। $2,46,000 5,44,000 आरती
सिर्फ खर्चों का टोटल। आप, मुझे लगता है आपने सेल वैल्यू Okay, sorry. Yes, हाँ, ma'am. कितना बता रहे हैं? 2,56,000. 2,56,000। अब यहाँ पे दोबारा से वेरिएंस मत लिखना, क्योंकि खर्चों के इंडिविजुअल हम वेरिएंस देख चुके हैं ना, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। प्रॉफिट में फाइनल चीज पैक करके बताओ कि प्रॉफिट, मेरा बजटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है? 24,800. 32,000. 32 और एक्चुअल प्रॉफिट 24,800. और अब बताओ प्रॉफिट वेरिएंस कितनी? अब बता रहे हो प्रॉफिट वेरिएंस 24,800, 200. 7,200 एडवर्स। और फिर हम Adverse. वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर सेल से शुरू करके कॉस्ट तक ये 7,200 एडवर्स ही बन रहा है। चेक कर सकते हैं अपने लेवल पर। यही आ रहा है, 7,200 एडवर्स ही आ रहा है। ये यार Yes, ma'am. तो अब बस ये गलती हो जाती है कि हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट में भी लिखने लग जाते हैं। वो चीज गलत हो जाएगी अगर आपने टोटल कॉस्ट में कर दिया तो। टोटल कॉस्ट का नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से हमने सेल्स वेरिएंस, हम तो वेरिएंस ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, सेल्स वेरिएंस में से ये वाली वेरिएंस इकट्ठी करके फिर उसमें से माइनस करवा देते हैं। व्हाट इज द लॉजिक सेल्स वेरिएंस में से कॉस्ट वेरिएंस माइनस करवाना? सेल वैल्यू में से कॉस्ट वैल्यू माइनस करके प्रॉफिट आता है, दैट इज फाइन। बट सेल्स वेरिएंस में से कॉस्ट वेरिएंस माइनस करवाना इट्स नॉट अ थिंग ना। इसलिए वो एक बेवकूफी ना हो जाए, लॉजिकली काम करो। चलिए जी, ये थी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। हमने अपने आप को सिर्फ बजटिंग कॉन्सेप्ट पर ही रिस्ट्रिक्टेड रखा। अब आ गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट मटेरियल, लेबर, सेल्स प्राइस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस एंड सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। जी ये सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या है, ये सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस क्या है, ये तो ठीक है। मटेरियल लेबर तो हमें समझ में आता है, वेरिएबल ओवरहेड भी हम सारी बता देंगे, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर भी बता देंगे। ये सेल्स वाली में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। जो भी है हमको बनाना है अपना डेटा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर याद करो बेटा जी। सेकेंड रिक्वायरमेंट, पहले तो सारे डेटा बना लेते हैं। डेटा फॉर वेरिएंसेस, डेटा फॉर वेरिएंसेस। जी इकट्ठे ही मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का डेटा तो बना सकते हैं ना, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड इज सेट अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट विच इज 72,000 यूनिट्स। क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। हाँ जी, अब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमको गिवन है उस वाले टेबल पर आओ, जो हमारा सेकंड वाला टेबल है उस पर आओ। डायरेक्ट मटेरियल 1 kg एट द रेट ऑफ 1 per kg, ये पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 72,000 72,000. एंड ये भी 72,000। फिर लेबर पर आ जाओ, लेबर 1 hour एट द रेट ऑफ 1.5, लेबर 72,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 1.5, तो ये कितना आ रहा है? 1,08,000. 1,08,000। ठीक है। अब देखो एक बारी आवर्स पता चल गए तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी वही रहेगा ऑब्वियसली, बट वेरिएबल ओवरहेड का रेट कितना है? 0.5, तो ये आ रहा है आपके पास 36,000। ठीक है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन इन्होंने बोला असली में 78,400 kg वर यूज्ड एंड 70,400 आवर्स वर यूज्ड। और एक्चुअल अमाउंट्स मेरे पास टेबल नंबर 1 में मौजूद है जी। टेबल नंबर 1 में मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट 73,600 बताई गई है, लेबर की एक्चुअल कॉस्ट 104800 बताई गई है एंड वेरिएबल ओवरहेड की 37,600 बताई गई है। तो हमारे पास रिस्पेक्टिव प्राइसेस या रेट्स वो भी आ जाएंगे। जो भी है 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर सकते हैं। मैम वेरिएबल का 0.5341. 0.5341,
लेबर का 1.4886। ठीक है जी, ऊपर 0.9387। 88 करना पड़ेगा क्या उसे? Yes, ma'am. 9388, ठीक है। तो हमारा मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड का तो डेटा बन गया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो फिक्स्ड ओवरहेड की जहां तक बात है, दे हैव ओनली आस्क्ड फॉर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का किसी को बिना डेटा के फॉर्मूला याद है क्या? Ma'am, budgeted overhead minus actual overhead. हाँ हाँ, तो अगर मैं डेटा ना बनाऊं, वैसे मैं बनवा रही हूँ अभी आपको, क्योंकि हो सकता है कल को ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए वो और भी चीजें पूछ ले, तो मैं डेटा तो आपको बनवा रही हूँ, बट स्टिल कोशिश करना जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अब चैप्टर रिवाइज करोगे, फिक्स को लेकर एक बार सोचो कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या एग्जाम में मेहनत करने की जरूरत है कि हम फुल डेटा खींचे, ठीक है। वो टाइम जहां बच सकता है बचाने की भी कोशिश करनी है। बजटेड ओवरहेड कितने हैं? बजटेड ओवरहेड फॉर बजटेड आउटपुट सिंपल 40,000, एंड एक्चुअल ओवरहेड कितना है? 39,200। 32,900। तो हमारे पास वेरिएंस कितनी आ जाती है? 800 फेवरेबल, यानी कि 800 फेवरेबल जो आपके पास ये वेरिएंस है, ये वाली वेरिएंस, ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही है, ठीक है। डेटा फिर भी हम बना रहे हैं, डेटा तो बना रहे हैं जी, क्योंकि कल को कुछ और क्वेश्चन पूछ ले तो डेटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। budgeted hours for budgeted output, absorption rate, budgeted overheads, फिर actual hours, actual overheads, standard hours for actual output, and standard overheads। हाँ जी, अब एक चीज तो मुझे पता है, एक्चुअल आवर्स मेरे 70,400 हैं और स्टैंडर्ड आवर्स हैं 72,000, ठीक। और एक मुझे बजटेड ओवरहेड्स पता है 40,000 का, और एक्चुअल ओवरहेड्स 39,200 का। अब बताएं आगे का काम कैसे करना है, बताएं। मैम स्टैंडर्ड ओवरहेड और स्टैंडर्ड आर से मैम वो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, फिर उसे 40 से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्प्शन ये स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कितने हैं ये तो नहीं पता? ये तो 40,000 ही नहीं मैम हमने लगा लिए थे। मैम जो अभी निकाले थे, तो क्या निकाले थे हमने अभी? मैम फ्लेक्सिबल बजट के हिसाब से जो फिक्स ओवर 40 मतलब इक्वली रहेंगे ना 40,000। फ्लेक्सिबल बजट ने कितना बताया था? 40,000। 40,000। आर यू श्योर वो 40,000 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स है? एक बार मैं आपको फ्लेक्सिबल बजट पे लेकर जा रही हूँ जी। ये सजेशन आई है कि जो ये 40,000 है ये स्टैंडर्ड ओवरहेड्स है। क्या सभी का मानना है कि ये स्टैंडर्ड ओवरहेड्स है? हाँ या ना? ये बजट ओवरहेड्स है। ये तो बजटेड ओवरहेड्स है। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड मैम बाय, बजट, हाँ जी, मैम बजटेड आज 72,000 ही रहेंगे। बजटेड आर 72,000 एक्चुअल में किस हिसाब से? बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट। व्हाट इज माय बजटेड आउटपुट? अच्छा सोचो, क्वेश्चन ने बजट क्या बनाया था? क्वेश्चन में बेसिकली बजट कौन से आउटपुट के लिए बना हुआ? 80,000। 80,000 के लिए बना हुआ है बजट, 80,000 के लिए। तो बजटेड आउटपुट इज 80,000। वो मैंने कन्वर्ट किया उसको 72,000 पे, क्योंकि मुझे अपने एक्चुअल को कंपेरेबल बनाना था, मुझे अपना रिजल्ट पे कमेंट चाहिए था, वो कंपेरेबल बनाना था मुझे, राइट। बट ओरिजिनली बजट 72,000 का नहीं बना हुआ, बजट 80,000 यूनिट्स के लिए बना हुआ है।
अब सोचो बजटेड आवर्स कितने हो जाएंगे? अब सोचो बजटेड आवर्स क्या हम पता कर सकते हैं? I'm 80,000. बजटेड आवर्स 80,000 बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला, एस्टिमेट ने कहा था एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा, तो 80,000 को बनाने में 80,000 आवर्स, राइट? तो मेरा अब्जॉर्प्शन रेट क्या आ रहा है? 0.5 पर आवर का। और इसी अब्जॉर्प्शन रेट को जब मैं स्टैंडर्ड आवर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा स्टैंडर्ड ओवरहेड 36,000 आता है। तो मेरा स्टैंडर्ड ओवरहेड 36,000 आता है। आप बजट जो आपने फ्लेक्सिबल बजट बनाया, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब वो फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को भूल जाएं। अब जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर आ गए हैं तो उसको भूल जाएं, उसको भूल जाएं। वहां पर आपने कोई रिवीजन नहीं की थी फिक्स्ड ओवरहेड्स की, ध्यान में रखना। 80,000 के बजट ने 40,000 खर्चा बताया था, आपने भी बोला कि हाँ अगर 72,000 का बजट बनाएंगे तो वो भी 40,000 ही बताएगा। डजंट मीन मैंने वहां पे अब एक स्टैंडर्ड ओवरहेड लिख दिया है। आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि बाकी खर्चों का तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट वहां भी लिख दी थी ना, शायद आप मिक्स कर रहे हो। बेसिकली आपने यही स्टैंडर्ड अमाउंट बाकी वेरिएबल खर्चों की डिराइव करी हुई है डेटा में, और फ्लेक्सिबल बजट की तरफ जाते हो तो यही अमाउंट्स आपने लिखी हुई है। तो आपको जहां तक लग रहा है कि मटेरियल वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड मेरा मैच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड भी 40,000 ही हो गया। जी नहीं, मत कंफ्यूज करो बजट को और स्टैंडर्ड के डेटा को। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती हैं, एक दूसरे में हेल्प करती हैं, बट ये काम मत कर लो, ये काम मत कर लो। ये अभी भी बजटेड ओवरहेड ही है 40,000। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड ओवरहेड। इस 40,000 को मैंने अभी कन्वर्ट नहीं करवाया था क्योंकि तब मुझे सिर्फ बजट बनाना था। अब मुझे वेरिएंस पर आना है तो मुझे अब इसको कन्वर्ट करवाना है। और जब आपने एक एस्टिमेटेड को एक्चुअल आउटपुट से कन्वर्ट कर दिया, तो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, उसको आप स्टैंडर्ड नाम देते हैं। तो यहाँ पे सही जगह थी स्टैंडर्ड ओवरहेड्स लिखने की। फ्लेक्सिबल बजट में फिक्स्ड खर्चों की स्टैंडर्ड ओवरहेड्स की जगह नहीं थी। हाँ जी, किसी को डेटा में कोई परेशानी, फिक्स्ड वाले डेटा में कोई परेशानी? No, नो मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैं देखूं तो इन्होंने हमसे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड पूछ लिया, सेल्स प्राइस वेरिएंस, और एक और तरीके की सेल्स वॉल्यूम, ब्रैकेट में प्रॉफिट है। मैं आपको अभी मतलब समझाती हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में लास्ट में आपने सीखा हुआ है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। तो पहले ना मैं डेटा बना रही हूँ आपको, डेटा फॉर सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस में हमको कोई टेंशन नहीं थी, उसमें बजट वर्ड यूज होते हैं, उसमें बजट वर्ड यूज होते हैं, और एक्चुअल, आउटपुट, सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू, आउटपुट, सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू। अब सोचो, अब सोचो, व्हाट इज माय बजटेड आउटपुट? व्हाट इज माय बजटेड आउटपुट? 80,000। 80,000, What is my actual output? 72,000. 72. What is my budgeted revenue according to 80,000 output? वो क्वेश्चन बता रहा था, मास्टर बजट जहां बनाया उसने सेल बताई थी 3,20,000 की, तो उस हिसाब से मेरा बजटेड सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 4। अच्छा, एक्चुअल रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू 72,000 यूनिट्स कितना है? 2,80,000। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 3.888. 3.8889 करना पड़ेगा उसको। 9 years. 3.8889। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है जो आपसे पूछी है वो पूछी है सेल्स प्राइस वेरिएंस, यानी कि ब्रैकेट में हो जाएगा। अगर जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, बाहर एक्चुअल क्वांटिटी यानी कि एक्चुअल आउटपुट, बाहर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। ये होती है सेल्स प्राइस वेरिएंस। एक होती है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, तो ब्रैकेट में वॉल्यूम यानी कि आउटपुट का डिफरेंस और उसके बाहर बजटेड सेलिंग प्राइस, ये होती है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। एक और आपने चीज सीखी थी जो कि जिसकी हमको क्लैरिटी रत्ती भरनी थी, वो थी सेल्स मार्जिन वेरिएंस। वो थी सेल्स मार्जिन वेरिएंस, डेटा फॉर सेल्स मार्जिन वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वेरिएंस जो है ना, वो कहती है सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं है,
क्योंकि सेलिंग प्राइस दो चीजों से बना होता है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मेरी कॉस्ट वेरिएंसेस साइड में हो चुकी है, वो डिफरेंशियल की बात किया करो, तो इसलिए नाम आ गया मार्जिन वेरिएंस। ये प्लॉट करता है आउटपुट, बजटेड मार्जिन एंड फिर सिंपली आप यहाँ पे वर्ड मार्जिन लिख सकते हैं, ऐसे ही आउटपुट, और यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट। बेसिकली ये मार्जिन पर यूनिट की बात करता है, एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट एंड देन ओवरऑल मार्जिन। ये ध्यान में रखना, बजटेड मार्जिन का मतलब बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट होता है। किसी को मालूम है एक्चुअल मार्जिन का मतलब? किसी को याद है कुछ? वैसे तो नहीं याद है, मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल। मैम एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड मार्जिन। यस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ही माइनस करना, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट मत करना, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ही करना, क्योंकि बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंट ऑलरेडी कॉस्ट वेरिएंसेस में पहुंच गया है, तो इधर वो कंपैरिजन दोबारा नहीं हमको लेकर आना, डबल काउंटिंग हो जाएगी। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट दोनों जगह सेम चीज रखो। अच्छा, अब मेरा बजटेड आउटपुट कितना है? व्हाट इज माय बजटेड आउटपुट? 80,000। बजटेड मार्जिन पर यूनिट यानी कि बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। नाउ व्हाट इज माय बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज द क्वेश्चन। मुझे ये थोड़ी सी अलग से वर्किंग्स करनी पड़ेगी कि मेरा बजटेड कॉस्ट पर यूनिट कितना है। जी सिंपली एक तरीका है कि आपको क्वेश्चन बजटेड कॉस्ट बता रहा था, कहां बता रहा था ये? 2,80,000 किस आउटपुट के लिए है? 80,000। 80,000 के लिए। तो ये कितना आ गया? 3.5। 3.5। सिंपल। तो बजटेड मार्जिन इज बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि बजटेड मार्जिन पर यूनिट इज 0.5, ओवरऑल बजटेड मार्जिन इज 40,000 एंड एक्चुअल आउटपुट है 72,000 का। और एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट के लिए यू नीड एक्चुअल सेलिंग प्राइस विच इज 3.8889 माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट 3.5, तो ये कितना आ गया आपके पास? 0.8889 एंड वट एवर योर एक्चुअल मार्जिन इज, वट एवर योर एक्चुअल मार्जिन इज। कितना है आपका एक्चुअल मार्जिन इस हिसाब से? अगर आप 72,000 इंटू 28,000। मम्मी 0.389 में आएगा। यस मैम। सॉरी 28,000। 28,000। 28। ठीक है। अब ना मुझे बताओ, वेरिएंसेस मैं सेल्स वाली तो डिस्कस करवा रही हूँ अभी, क्योंकि वो आपको हैंडल नहीं करनी आती है, मुझे मालूम है। बट डू यू वांट टू कैलकुलेट मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड जो पूछा है एट होम, की वो भी क्लास में मेरे सामने बैठ के करना है? हम कर लेंगे, यही कर लेंगे मैम। होमवर्क कर लेंगे। कोई कह रहा है होमवर्क कर लेंगे, कोई कह रहा है कि यही करना है मैम। अच्छा, हाँ जी वृत्ति, क्या कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा आप यहीं पे करा लो। यही करा लें, चलो जी, चलो ठीक है, यही करा लेते हैं जी। वेरिएंसेस मैं पहले ना डिस्कस करना चाहती हूँ सेल्स वेरिएंस ही, उसके बाद आपकी अपनी स्पीड होगी, ठीक है? सेल्स वेरिएंसेस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सेल्स वैल्यू वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, और इधर मैं आपको सेवा भाव में पूरी निकलवा दूंगी। क्वेश्चन ने नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने पूरी नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने सिर्फ एक सब पार्ट पूछा है, बट मैं आपको इधर सेवा भाव में करवा रही हूँ सेल्स वैल्यू वेरिएंस पूरी। सेल्स वैल्यू वेरिएंस वो भी चार्ट फॉर्म में करवा रही हूँ मैं आपको। सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू। बजटेड रेवेन्यू कितना है? बजटेड रेवेन्यू सेल्स वैल्यू वेरिएंस का डेटा ये रहा ना, 3,20,000
और असली में 2,80,000, 3,20,000 माइनस 2,80,000, ये कितना आ गया आपके पास? 40,000 40,000 adverse. एडवर्स। सेल्स वेरिएंस में साइन उल्टे हो जाते हैं। 2,80,000 की हमारी एक्चुअल सेल्स है, कम है। इसके होते हैं जी दो सब पार्ट। इसके होते हैं दो सब पार्ट, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। बेसिकली आप सोचो, बजटेड रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू डिफरेंट क्यों है? रेवेन्यू की बात चल रही है, रेवेन्यू वाले डेटा पे चले जाओ, रेवेन्यू वाले डेटा पे चले जाओ। क्यों ये 3,20,000 और 2,80,000 में ये डिफरेंस है? जी क्योंकि आउटपुट का डिफरेंस है और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। तो दो कारण, मतलब दो सब पार्ट। प्राइस वेरिएंस, तो नाम में है प्राइस, तो ब्रैकेट के अंदर प्राइस का डिफरेंस डाल दो, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और बाहर एक्चुअल आउटपुट। व्हाट इज माय बजटेड सेलिंग प्राइस? 4, actual selling price 3.8889, and what is my actual output? 72,000। ये कितनी आ रही है? 7,999.2। अगर मैं 3.888 को पूरा खींचूंगी ना तो शायद एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। 8,000। 8,000 8,000 एडवर्स है। 8,000 एडवर्स है जी ये, क्योंकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज लेस देन बजटेड ना, तो एडवर्स ही आनी है। और यही क्वेश्चन ने आपसे पूछी है, यही क्वेश्चन ने आपसे पूछी है सेल्स प्राइस। ये वाली चीज हमारी डन हो गई जी। सेल्स प्राइस वेरिएंस क्वेश्चन ने आपसे पूछी है। उन्होंने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस तो पूछी है, बट वो वॉल्यूम वाली मार्जिन बेस्ड है, ब्रैकेट में प्रॉफिट वर्ड लिखे है ना, तो इट इज नॉट वॉल्यूम वेरिएंस। हम वैल्यू बेस्ड नहीं निकाल रहे हैं, हम मार्जिन बेस्ड निकालेंगे। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी मैं सेवा भाव में वॉल्यूम वेरिएंस बता रही हूँ आपको, बट दिस इज जस्ट सेवा। क्वेश्चन है हमसे पूछी नहीं है, ये भी ऊपर हमने सेवा ही की है। अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस मतलब ब्रैकेट में आउटपुट का डिफरेंस, बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, और ब्रैकेट के बाहर बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बजटेड आउटपुट कितना है? 80,000। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 72,000। और बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 4। तो ये कितनी आ गई? 32,000 32,000 एडवर्स। 32,000 एडवर्स। अच्छा, अब एक बारी आप तसल्ली से देखो, जो क्वेश्चन ने आपको डेटा दिया हुआ है मास्टर बजट और एक्चुअल का, फिर वो वेरिएंस निकाली हुई है, सेल्स के बगल में है 40,000 एडवर्स। वो क्या है बेसिकली? अब हमको आइडेंटिफिकेशन हो गई कि वो 40,000 एडवर्स जो ये क्वेश्चन ने बताई है, ये सेल्स वैल्यू वेरिएंस है। सेल्स वैल्यू वेरिएंस है बिकॉज सिंपली इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द बजटेड रेवेन्यू एंड द एक्चुअल रेवेन्यू, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। बट जब आपने फ्लेक्सिबल बजट बनाया था, अगर मैं कंफ्यूज नहीं करना, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप लोग ही उसकी तरफ जा रहे थे ना। आपने 8,000 एडवर्स निकाली हुई है, ये 8,000 एडवर्स क्या है? ये 8,000 एडवर्स क्या है? अब तो आइडेंटिफाई हो गया, दिस इज जस्ट सेल्स प्राइस वेरिएंस। क्योंकि आपने एक्चुअल आउटपुट फिक्स कर दिया ना दोनों जगह, बजट में और एक्चुअल में एक तरीके से। सो बेसिकली व्हाट दिस 2,88,000 एंड 2,80,000 आर रिकॉर्डिंग, कि 72,000 के लिए क्या सेल्स होनी चाहिए थी, यानी कि बजटेड सेलिंग प्राइस पर 72,000 यूनिट्स की क्या सेल वैल्यू है, एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर इसी आउटपुट की क्या सेल वैल्यू है। क्योंकि आउटपुट तो फिक्स हो गया, तो अब जो रह गया वो सेलिंग प्राइस का ही डिफरेंस रह गया। सो दिस इज जस्ट सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो अगेन ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो ये कहूंगी कंफ्यूजन रखो ही ना, छोड़ो, उस चीज को छोड़ ही दो। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन है आपसे सेल्स प्राइस वेरिएंस यानी हाँ जी, साइन वो आने का मतलब फेवरेबल क्यों नहीं आया? यहाँ पर फेवरेबल देखिए, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात कर रही हूँ तो मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज लेस देन बजटेड सेलिंग प्राइस। ये तो अच्छी बात थोड़ी ना होती है, ये अच्छी बात थोड़ी ना होती है। कॉस्ट वेरिएंसेस में आप बोलते थे माइनस को हम एडवर्स एंड पॉजिटिव को फेवरेबल, वहां पे ठीक था। इफ माय
standard cost and actual cost is given. My standard cost is 4, actual cost is 5. तो मेरी यहाँ पर वेरिएंस क्या आ रही है, -1 आ रही है, यानी कि 1 एडवर्स ही लिखेंगे. एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा है, सोची हुई से ज्यादा है, एडवर्स ही आएगी. बट आई कैन नॉट से द सेम फॉर रेवेन्यू. जब मैं सेल्स वेरिएंस पर आ रही हूँ फिर बिल्कुल लॉजिक उल्टा बैठ जाता है. लॉजिक ये कहता है कि अगर मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस बजटेड सेलिंग प्राइस से कम है तो ये अच्छी बात नहीं है, भले ही पॉजिटिव आ रही है बट होगी तो ये एडवर्स ही ना. साइन पॉजिटिव है, एडवर्स होगी. सेम इज द केस फॉर आउटपुट. माय एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन बजटेड आउटपुट, तो ये एडवर्स ही आएगी. यस क्लियर है. ओके जी, ओके. अब नेक्स्ट मुझे आपसे बात करनी है अब सेल्स मार्जिन वेरिएंस की. सेल्स मार्जिन वेरिएंस, मार्जिन वेरिएंस मतलब विच इज प्रॉफिट बेस्ड. मार्जिन वेरिएंस मतलब विच इज प्रॉफिट बेस्ड. इसका फॉर्मूला होता है बजटेड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन. बजटेड मार्जिन आपने कितना आइडेंटिफाई किया हुआ है? गो टुवर्ड्स द मार्जिन डेटा फर्स्ट. कितना आइडेंटिफाई किया हुआ है आपने? 40,000. 40,000 और एक्चुअल है 28,000. ठीक है, कितना आ गया ये? 12,000. 12,000 साइन क्या लगाएंगे? एडवर्स. एडवर्स. इसके दो सब पार्ट होंगे, फिर से इसके दो सब पार्ट होंगे. देखिए दोनों सब पार्ट के नाम ना वैल्यू वेरिएंस से सिमिलर ही है बट प्रॉपरली. सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस. देखिए जी, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस बेसिकली ब्रैकेट में ना मार्जिन का डिफरेंस रखो. एक बार ही सोचो, बजटेड मार्जिन पर यूनिट माइनस एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट और बाहर एक्चुअल आउटपुट. एक बार ही मुझे ये बताना कितना आ रहा है. बजटेड मार्जिन पर यूनिट वाज, budgeted margin per unit was 0.5 and actual margin per unit was 0.3889 and actual output है 72,000. मुझे बताना ये कितनी आ रही है? $8,000. 8,000 adverse. 8,000 adverse. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. बजटेड मार्जिन को अगर आप एक्सपैंड करते हो, इसका फुल चीज क्या है? बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट. एक ये ब्रैकेट है, आपने इसको माइनस करवाना है एक्चुअल मार्जिन. एक्चुअल मार्जिन को पूरी तरीके से एक्सपैंड करो तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट. तो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी बजटेड कॉस्ट से बजटेड कॉस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा ना. बजटेड कॉस्ट से बजटेड कॉस्ट कैंसिल हो जाएगा. तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या बन गया? बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस और बाहर एक्चुअल आउटपुट. बजटेड सेलिंग प्राइस 4 और एक्चुअल सेलिंग प्राइस 3.889 और बाहर 72,000. 8,000 एडवर्स. कहने का मतलब चाहे मैं वैल्यू वेरिएंस की बात करूं चाहे मैं मार्जिन वेरिएंस की बात करूं, सेल्स प्राइस वेरिएंस इज गोइंग टू बी सेम. चाहे वो वैल्यू बेस्ड है चाहे वो मार्जिन बेस्ड है, सेल्स प्राइस वेरिएंस तो सेम ही रहेगी, उसका फॉर्मूला ही सेम है. ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख भी दिया सेम एज सेल्स प्राइस वेरिएंस, जब मैंने उसको ऊपर वैल्यू बेस्ड पर भी निकाला था तब भी. ठीक है, इट इज ओनली दी वॉल्यूम वेरिएंस जहां पर डिफरेंस आ जाता है. इट इज ओनली दी वॉल्यूम वेरिएंस जहां पर डिफरेंस आ जाता है. देखिए जी, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस मतलब ब्रैकेट में वॉल्यूम का डिफरेंस और बाहर बजटेड मार्जिन पर यूनिट.
बजटेड आउटपुट कितना है 80,000, एक्चुअल आउटपुट कितना है 72,000 और बजटेड मार्जिन पर यूनिट कितना है 0.5। ये कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है 4,000 एडवर्स। 4,000 एडवर्स। ये क्वेश्चन ने आपसे पूछी है, ये तो फिर भी मैंने ये सेवा की, मैंने सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस दोबारा निकाल के सेवा की। बेसिकली क्वेश्चन ने आपसे ये पूछी है, सेल्स वॉल्यूम के ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट का, मतलब मार्जिन बेस्ड पूछ रहे थे, वैल्यू बेस्ड नहीं पूछ रहे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्जिन वेरिएंस ही हमारी प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में काम में आती है। सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस हमारी सिर्फ एक इंटरनल रिपोर्ट है। ये जो आपने ऊपर सेल्स वैल्यू वेरिएंस निकाली है, ये प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में काम में कभी नहीं आती है। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में काम में आती है तो ये प्रॉफिट बेस्ड ही आएगी। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में हमको ये हेल्प करती है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉब्लम हमें मेन है इस चीज, दिस बजटेड सेलिंग प्राइस जो है ना, इसमें दो बातें कंटेन्ड है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मेरी कॉस्ट वेरिएंसेस ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, अलग से हैं। अगर मैंने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को यूज कर लिया फॉर रिकंसिलिएशन पर्पस, मतलब कहीं ना कहीं मैं वो जो कॉस्ट डिफरेंस वाली बात है कि मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट और मेरे एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करके क्या बताते हैं, वो वेरिएंसेस डबल काउंट हो जाती है, वो डबल काउंट हो जाती है। इसलिए जब मैंने कॉस्ट वेरिएंसेस अलग से की हुई है, आई जस्ट नीड द डिफरेंशियल, कि बस मुझे बजटेड मार्जिन विच इज अल्टीमेटली डिफरेंशियल बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट, वो बता दो, उसके बारे में बात करो। ठीक है, अगेन इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये सीए फाइनल लेवल का टॉपिक है। क्वेश्चन ने आपसे ये चीज पूछी हुई थी, इसलिए मुझे आपको ये बतानी पड़ी, ये मुझे आपको बतानी पड़ी, सेल्स वॉल्यूम मार्जिन बेस्ड। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपका काम है जी, मैंने आपको सेल्स वेरिएंसेस दोनों डिस्कस करवा दी। अब इसके बाद मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल तीनों निकालनी है। लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड में दे हैव आस्क्ड ओनली फॉर वन। आप चाहे तो सेवा भाव में निकाल सकते हैं, दैट इज योर थिंग। ऑल्सो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सभी वेरिएंसेस के आंसर, ये पूरा क्वेश्चन आपके पास जो सोल्यूशन पीडीएफ फाइल पहुंची हुई है उसमें है, तो हम चाहें तो यहीं पर क्लास रोक सकते हैं, क्योंकि सेल्स वेरिएंस में आपको दिक्कत आनी थी वो मैंने करवा दी। मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सब आपसे हैंडल हो जाएगा, आप कर सकते हैं लेटर स्टेज पर। ठीक है, मैं अभी आपसे बात करना चाह रही हूँ अबाउट आर फर्दर रिविजन प्लान। तो बताओ, वेरिएंस कर लोगे ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। तो फाइनली 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 कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो गई। सांस आ रही है आप लोगों को? हाश, चलो 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 चलो, अब फर्दर रिवीजन की बात कर रहे हैं हम। फर्दर रिवीजन देखिए जी, तो मैंने आप सभी के लिए बुक 1 की टेस्ट का टारगेट रखा हुआ है अगस्त फर्स्ट वीक का, दैट इज फाइन। जिसने जो दे सकता है दे, अपनी शिद्दत से तैयारी करें। जिनके पास शेड्यूलिंग इश्यूज चल रहे हैं वो मत दे, बट फिर लेटर ऑन पड़ेगी तो सिर पे, वो आपके ऊपर है। बट हाँ, जितनी रिवीजन इसकी हो सकती है अभी कर ली। लगभग अगस्त 15 के अराउंड आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का टेस्ट एंड रिवीजन ये टारगेट कर रहे हैं। तो अगर अगस्त फर्स्ट वीक तक आपकी बुक 1 हो गई तो हो गई, अगर तब तक भी नहीं हुई छोड़ दो, अब और डिले नहीं कर सकते, बुक 2 पर आपको आना ही पड़ेगा। तो अगस्त 15 के अराउंड आपने प्रोसेस कॉस्टिंग टारगेट करनी है, मतलब आपके पास 1 हफ्ता होगा प्रोसेस कॉस्टिंग की तैयारी का, क्वाइट अ डिसेंट टारगेट आराम से हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एंड जॉब एंड बैच। दोनों थोड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो मैं 10 डेज का टारगेट, यानी कि अगस्त 25 को तक हमको इन दोनों चैप्टर्स की तैयारी करनी है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विस का कंबाइंड टेस्ट है 5 सितंबर तक, इन दोनों की तैयारी करनी है। 10 दिन मिल रहे हैं आपको, 10-11 दिन, बहुत ही कंफर्टेबल टाइम फ्रेम है। 10-11 दिन में आपको 2 चैप्टर तैयार करने हैं, और आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस का डिफिकल्टी लेवल इतना खास नहीं है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अलग से टेस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेपरेट टेस्ट रहेगा, और उसके लिए आपको 1 हफ्ता टारगेट सितंबर 12 ये दिया जा रहा है। उसके बाद यूजुअली मैं मार्जिनल और बजटरी का कंबाइंड टेस्ट लेती हूँ। आप लोग कहेंगे तो मैं अलग अलग ले सकती हूँ, बट यूजुअली होता क्या है, मार्जिनल और बजटिंग की
सेपरेट रिवीजन क्लासेस, फॉर दैट मैटर कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस की भी सेपरेट रिवीजन क्लासेस ही होती है, मार्जिनल और बजटरी की सेपरेट रिवीजन क्लासेस होती है, बट कंबाइंड टेस्ट होता है। और उसके लिए आप बेशक 10 दिन ले जाए, बेसिकली सितंबर 22 या 23 तक 10 दिन मार्जिनल एंड बजटरी के लिए। मार्जिनल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बट बजटरी इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सो दैट सितंबर 30 तक मुझे बुक 2 का टेस्ट पूरा पैक करके दे दो, बुक 2 पूरी पैक हो जाए सितंबर 30 तक। उसके बाद आप बचा कुचा टाइम टिल अक्टूबर 15, 15 दिन है, उसमें आप बुक 1 पैक कीजिए। उसमें आपको बाकी अपनी तरफ से जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तब तक आपकी आरटीपी आ चुकी होगी, मॉक टेस्ट पेपर आ चुके होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना कर सकते हैं। क्या है ना, जो भी आपको रिवीजन असाइनमेंट्स पकड़ाई जा रही हैं, जो भी आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आरटीपी आपकी अभी तक की सारी कवर्ड है, यानी कि मई 21 तक की आरटीपी आपको कवर्ड मिलेगी। आपको अभी तक के मॉक टेस्ट पेपर कवर्ड मिलेंगे, सजेस्टेड आंसर्स टिल जनवरी 21 आपको कवर्ड मिलेगी। तो आपको अपने लेवल पर क्या करना है, आपको अपने अटेम्प्ट की आरटीपी करनी है। होता क्या है, किसी किसी बैच में आरटीपी डिस्कशन क्लास भी लग जाया करती है, कि हर बैच में नहीं भी लगती है, कई बार स्टूडेंट्स ही नहीं आते। आपको अपने अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर्स करने हैं। कभी आईसीआई 2 मॉक टेस्ट पेपर निकाल देते हैं, कभी 1 निकाल देते हैं। और ऑल्सो अभी जो रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम है जुलाई 2021 का एग्जाम, ये 3 चीजें आईसीआई के द्वारा रिलीज जो की गई हैं, ये उस मोमेंट पर आपको या तो खुद से हैंडल करनी है, मुझसे साथ साथ डिस्कस करने हैं डाउट्स, या देखते हैं हम शायद प्रॉपर डिस्कशन क्लासेस अगर स्कोप रहा तो लगा सकते हैं। बट उसके पहले तक की आरटीपीज या मॉक टेस्ट पेपर्स या सजेस्टेड आंसर आपको अलग से टेकअप करने की जरूरत नहीं है। वो आपके ऑलरेडी रिवीजन असाइनमेंट या टेस्ट या बुक के क्वेश्चंस में सब कुछ पहुंचा हुआ है, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉसिबली जो सितंबर 30 से 15 अक्टूबर तक का आपका टाइम है, उसमें आप बुक 1 की रिवीजन भी कर सकते हैं, और इन चीजों पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, सो दैट अक्टूबर 15 को आपने मॉक टेस्ट दे दिया, इट कुड बी अक्टूबर 20, जो भी आपको एक इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। बेसिकली व्हाट आई वांट इज, आप सिलेबस का कोई भी काम अक्टूबर में नहीं लेकर जाएंगे। ये बात किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दो। अक्टूबर के महीने में कुछ भी नया नहीं कवर करना है, सितंबर 30 तक सब कुछ पैक करो। थ्योरी सब्जेक्ट तो और भी पहले पैक हो जाने चाहिए, क्योंकि रिवीजन पे रिवीजन देनी है। नया कंटेंट मेक श्योर आपका ग्रुप 1 का एटलीस्ट सितंबर 30 के बियॉन्ड नहीं जा रहा है, चाहे आप सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं। बोथ ग्रुप की कहानी अलग है, हो सकता है उनका अक्टूबर में भी कुछ सिलेबस कवरेज आ रही है, बट एटलीस्ट ग्रुप 1 तो आपका सितंबर 30 तक पैक हो जाना चाहिए। सो कॉस्ट अकाउंटिंग की मैं ज्यादा बात कर सकती हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग का आपके पास फर्दर रिविजन का ये टारगेट है। चैप्टर वाइज बड़े कंफर्टेबल टारगेट है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, इतने कोई टेस्ट ही आपको तंग नहीं करने वाले हैं। क्लासेस से फ्री हो चले हो तो अब आप रिविजन पे टाइम लगा सकते हो, प्रैक्टिस करनी है, मुझसे साथ साथ डाउट्स पूछने हैं। और हाँ, जस्ट बिकॉज क्लासेस ओवर हो रही है तो अब ये नहीं है कि मैम से तो पीछा छूटा, ऐसा नहीं है जी आप रिविजन में आना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है। प्लीज, ये गलती कर रहे हो आप बहुत बड़ी। टेस्ट नहीं देने आपने छोड़ने, आपने रिविजन क्लासेस अटेंड करनी है, टेस्ट अपनी तरफ से पूरे देने हैं। नेवर एवर थिंक दैट अटेम्प्टिंग फॉर टेस्ट इज अ टाइम वेस्ट। जी मैं 3 घंटे का टेस्ट मैं क्यों दूं, क्योंकि वो 3 घंटे में तो हम पता नहीं और क्या क्या नहीं रिवाइज कर सकते। जब तक टेस्ट नहीं दोगे आपको नहीं पता चलेगा वेयर आर यू स्टैंडिंग। तो प्लीज टेस्ट देना, मेरी ये रिक्वेस्ट है बस। और कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, एनीथिंग? नहीं? डन 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 डन।